हेलो एवरीबॉडी, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम टेक्स्ट बुक के बेस्ट 4000 स्मार्ट क्वेश्चन बैंक को कवर करेंगे। इसकी शुरुआत करेंगे हम पॉलिटी से, जिसमें लगभग 500 क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो इसके 3 लेवल हैं, लेवल 1, 2, 3। जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है क्वेश्चंस का, वैसे वैसे लेवल बढ़ते जाएंगे। तो हम इसको 3 वीडियोज में कवर करेंगे, पूरी पॉलिटी को, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। तो शुरू करते हैं लेवल 1। सो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, Who was the first vice president of independent India? स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही उत्तर है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following articles states about the joint sitting of both the houses in certain cases in the parliament? कौन सा आर्टिकल पार्लियामेंट में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बात करता है? वो है आर्टिकल 108, आर्टिकल 108। इस प्रोविजन को हमने ऑस्ट्रेलिया से बोरो किया था। हम जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत से ऐसे प्रोविजंस हैं जो हमने विभिन्न कंट्रीज से बोरो किए हुए हैं। तो जो ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन है, और एक और ऑस्ट्रेलिया से हमने बोरो किया है, वो है कंकरेंट लिस्ट, यानी समवर्ती सूची। तो आर्टिकल होगा 108, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग, एक साथ बैठना। नेक्स्ट, हु इज नोन एज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? वो है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास जुडिशियल रिव्यू की पावर है। अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा लॉ बनाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशंस के अगेंस्ट है, तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन कहा जाता है। नेक्स्ट, पॉलिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हो लेवल 1 के, गुड कर लो। एसएससी पूछ लेती है अपने प्रीलिम्स में 2-3 सवाल तो पॉलिटी के। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मैं तो बस ये बताने आया था कि अगर अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। इनके मॉक टेस्ट जो है वो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है, और पास्ट पेपर्स में अब तक जो भी पेपर आए हैं एसएससी के अंदर, उनको भी डिट्टो जो है यहाँ पे मॉक टेस्ट के रूप में दिया गया है। और अगर आप मेरा कोड लगाओगे भाई, BHAI, भाई कोड लगाने से आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और आप 360 रुपीज में आपको 1 ईयर का पास मिल जाएगा, जिसमें आप अनलिमिटेड जितने चाहो मॉक टेस्ट दे सकते हो अगले 1 साल तक। चाहे आपका MTS का कोई मॉक टेस्ट हो, चाहे CHSL का हो, या CGL का हो, या CPO के हो, सभी के सभी जो है मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप किसी और फील्ड की तैयारी कर रहे हैं तो उसके भी मॉक टेस्ट यहाँ पे है। सो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट है इनके। आप भाई कोड लगाओ और 10% जो है डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू कीजिए अपने पॉलिटी के क्वेश्चंस। वेयर इज द एमनेस्टी इंटरनेशनल हेडक्वार्टर सिचुएटेड? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। 1961 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट, द हेडक्वार्टर ऑफ सेबी, सिक्योरिटीज एक्सचेंज ब्यूरो ऑफ इंडिया, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। अब यहां पे सेबी की बात करें तो सेबी की स्थापना हुई थी 1988 में, इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसका, और 1992 में सेबी एक्ट बना था। सेबी एक्ट बना था, इसलिए इसको स्टैट्यूटरी घोषित किया गया। मतलब 1988 में इसकी स्थापना हुई। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि व्हेन वाज सेबी एस्टैब्लिश्ड, द आंसर विल बी 1988। और क्वेश्चन आ जाए व्हेन वाज सेबी गिवन स्टैट्यूटरी स्टेटस, यानी उसके ऊपर लॉ कब बनाया गया, वो है 1992, सेबी एक्ट 1992। हेडक्वार्टर है मुंबई। अब छठा क्वेश्चन है, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन बोरोड फ्रॉम? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट प्रोसीजर यानी कि संविधान में संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? वो लिया गया है साउथ अफ्रीका से, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 368, आर्टिकल 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स एंड अफर्मेशंस? ओथ्स एंड अफर्मेशंस, तो उसका शेड्यूल है 3rd शेड्यूल। नेक्स्ट, द पावर टू समन द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इज वेस्टेड विद? आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के हाउसेज का समन करता है, यानी उनकी बैठकें बुलाता है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग ऑक्यूपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन इंडिया? हाईएस्ट ऑफिस किसका होगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का। और सेकंड हाईएस्ट ऑफिस होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स हाउ मेनी फ्रीडम्स? 6 फ्रीडम्स। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है
अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनडीपीज यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR मेजर्स डेवलपमेंट बाय कंबाइनिंग विच ऑफ द 3 इंडिकेटर्स। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जारी करता है यूएनडीपी, वो कौन कौन से 3 इंडिकेटर देख के जारी करता है? वो 3 इंडिकेटर है हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। इंडिया की रैंकिंग थी 131, 131वीं रैंक है भारत की आउट ऑफ 189। ये है 2020 की रिपोर्ट, 2021 की अभी आई नहीं है। 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से 189 कंट्रीज की लिस्ट में भारत का स्थान 131 है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। नेक्स्ट, द चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। इलेक्शन कमीशन के चीफ को कौन अपॉइंट करता है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं उनको सबको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है, याद रखना। नेक्स्ट, विच केस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स। निम्न में से कौन सा केस है जो मूल अधिकारों से संबंधित है? वो केस है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967। वेरी इंपॉर्टेंट, गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1967। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, इनको अमेंड नहीं किया जा सकता। अब इस जजमेंट को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया था 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971, 24वां संविधान संशोधन 1971 कौन से केस को ओवरकम करने के लिए पास किया गया था? तो उत्तर होगा गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब। गवर्नमेंट फंडामेंटल राइट्स को कर्ब करना चाहती थी। एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट था राइट टू प्रॉपर्टी। उस राइट टू प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट छीनना चाहती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने गोलकनाथ जजमेंट को ओवरकम करने के लिए एक नया एक्ट पास किया, 24वां संविधान संशोधन 1971। अब इसके बाद एक और केस आया है केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, उस केस में कहा गया कि 24th अमेंडमेंट एक्ट आपका ठीक है, बट फंडामेंटल राइट्स को आप चेंज जरूर कर सकते हैं, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का ध्यान रखना होगा। यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को कब इंट्रोड्यूस किया गया? उत्तर होगा केशवानंद भारती केस। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, व्हेन वाज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सुप्रीम कोर्ट? आंसर होगा केशवानंद भारती केस। नेक्स्ट, नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। आंसर 25 जनवरी, 25 जनवरी। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे है, उससे एक दिन पहले नेशनल वोटर्स डे है। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? पढ़ते हैं। टू बिकम एलिजिबल फॉर वाइस प्रेसिडेंट्स पोस्ट वन शुड कंप्लीट 35 ईयर्स ऑफ एज। बिल्कुल सही है। बी, वाइस प्रेसिडेंट शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। ये भी बिल्कुल सही है। सी, वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन। ये गलत है, ये गलत है। वाइस प्रेसिडेंट री इलेक्ट हो सकते हैं, प्रेसिडेंट भी री इलेक्ट हो सकते हैं। डी, ओथ टू वाइस प्रेसिडेंट इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। तो आंसर हो गया सी, सी नॉट ट्रू है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट इज रूल्ड और कंट्रोल्ड बाय पीपल ऑफ ग्रेट वेल्थ और इनकम। ऐसी गवर्नमेंट जो कि उन लोगों के द्वारा चलाई जाती है जिनके पास बहुत ज्यादा धनराशि है और बहुत ज्यादा इनकम है, उस गवर्नमेंट को बोलेंगे प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, ये वोकैब के सेक्शन में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क। अफगानिस्तान ने सार्क कब ज्वाइन किया? राइट आंसर इज 2007। और अफगानिस्तान के ज्वाइन करने के बाद सार्क में हो गए हैं 8 मेंबर। 8 कंट्रीज कौन कौन से हैं? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल, भूटान और एक बांग्लादेश। तो ये 8 कंट्रीज हैं जो सार्क के मेंबर्स हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी पूछा जाए तो 1985 में सार्क की स्थापना हुई थी। सार्क का हेडक्वार्टर काठमांडू, नेपाल। नेपाल में काठमांडू में सार्क का हेडक्वार्टर है। सार्क की स्थापना कहां पर हुई थी? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वेयर वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड? तो राइट आंसर होगा ढाका, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द स्वेरिंग इन ऑफ न्यू गवर्नमेंट in May 2019, who of the following was allocated the portfolio of youth affairs and sports? Right answer will be Kiran Rijiju. Kiran
रिजिजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड। नाबार्ड वाज सेटअप इन द ईयर। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड का फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में नाबार्ड को स्टेब्लिश किया गया था एट मुंबई। और अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन के ऊपर, कौन सी समिति की संस्तुति के ऊपर नाबार्ड की स्थापना की गई थी, तो आंसर होगा बी, शिवरमन कमेटी। शिवरमन, बी, शिवरमन कमेटी। एंड इट वाज स्टैब्लिश अंडर 6th 5-year प्लान। छठे पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नाबार्ड की स्थापना की गई थी। ट्रिक अगर आपको याद करनी हो तो NABARD, यानी 6 बनते हैं, 6 लेटर्स बन रहे हैं, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। स्टेट का चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, जो कि आरटीआई की जानकारी देने वाला सबसे बड़ा अधिकारी होता है, उसको अपॉइंट कौन करता है? उसको अपॉइंट करता है उस स्टेट का गवर्नर, रेस्पेक्टिव स्टेट का गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ICMR। ICMR फुल फॉर्म होगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन अपॉइंट करता है? डेफिनेटली एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 23, हु इज नॉन मेंबर हु कैन पार्टिसिपेट इन द डिबेट्स ऑफ लोकसभा। ऐसा कौन इंसान है जो लोकसभा की डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो लोकसभा के जो 552 मेंबर्स हैं उनमें शामिल नहीं है, यानी कि वो लोकसभा का मेंबर नहीं है। वो सिर्फ डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, बट वो वोट नहीं कर सकता, वोट नहीं डाल सकता। वो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, हु होल्ड्स द हाईएस्ट रैंक ऑफ प्रेसिडेंस इन इंडिया। हाईएस्ट रैंक है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एडिड पंचायती राज सिस्टम। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था? राइट आंसर विल बी 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, 73वां संविधान संशोधन 1992। उससे पहले तक पंचायती राज सिस्टम भारत में था, बट उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन नहीं था, यानी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल नहीं था। स्टेट्स जो अपनाना चाहें वो अपना रहे थे, जो नहीं अपनाना चाहें वो नहीं अपना रहे थे। तो पंचायती राज सिस्टम को अपनाने वाला पहला राज्य था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच अमंग द फॉलोइंग बॉडीज इज इस्टेब्लिश्ड अंडर आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 280 के तहत कौन से बॉडी को इस्टेब्लिश किया गया है? राइट आंसर विल बी फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन। बाकी ऑप्शंस के ऊपर जाएं तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। नेक्स्ट आ गया यूपीएससी, यूपीएससी आर्टिकल 315 के तहत बनाया गया है, तो राइट आंसर होगा फाइनेंस कमीशन 280, आर्टिकल 280। क्वेश्चन 27, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। पार्लियामेंट 3 बॉडीज से मिलकर बनती है। वो बॉडीज हैं लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। यानी अगर हम बात करें कि किसी लॉ को पास करने के लिए पार्लियामेंट चाहिए, यानी किसी लॉ को पार्लियामेंट ने पास किया, इसका मतलब वो लोकसभा में गया है, फिर राज्यसभा में गया है, फिर राष्ट्रपति के पास साइन होने के लिए गया है। अगर तीनों ने उसको पास कर दिया है तो वो लॉ बन जाता है, यानी पार्लियामेंट के द्वारा अप्रूव हो जाता है। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा। प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड काउंसिल ऑफ स्टेट्स। और अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि हाउस ऑफ पीपल और काउंसिल ऑफ स्टेट्स को लोकसभा और राज्यसभा नाम कब दिए गए? ये नाम दिए गए थे 1954 में, 1954 में लोकसभा और राज्यसभा इनके नाम रखे थे हमने। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर आर्टिकल 214, आर्टिकल 214 के अंतर्गत निम्न में से कौन सी बॉडी आती है? वो आएंगे हाई कोर्ट्स ऑफ स्टेट्स, उच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, आर्टिकल 214। अगर 214 का थोड़ा सा 1 और 2 को हम रिप्लेस कर दें, यानी 124 कर दें,
214 को 124 कर दें तो ये बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट। 124 बनेगा सुप्रीम कोर्ट, 214 बनेगा हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डू द गिवन लाइंस कम। यानी कि डिफेक्शन के ग्राउंड्स पे अगर एमपीज या एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, डिफेक्शन मींस दल बदल का आरोप लगा के, तो ये कौन से शेड्यूल के अंदर आता है? ये है 10th शेड्यूल। ऐसे लोग 10 नंबरी लोग हैं जो कि एक पार्टी छोड़ के दूसरे पार्टी में जाते हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने का अधिकार होगा उस जो चैम्बर है, चाहे लोकसभा होगी या राज्यसभा होगी या फिर विधानसभा होगी, उसका जो भी स्पीकर होगा या फिर जो भी चेयर पे बैठा है, चेयरमैन या स्पीकर बोल रहे, उसके पास ये पावर होगी कि उन मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो आंसर होगा 10th शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया कंटेन्स ए हायरार्की ऑफ कोर्ट्स वेयर विच कोर्ट इज हाईएस्ट? सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर विलेज पंचायत? कौन सा आर्टिकल विलेज पंचायत के बारे में बात करता है? वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 40, आर्टिकल 40। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली यूनियन टेरिटरी टू हैव हिट्स ओन हाई कोर्ट? ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है, एक ही है ऐसा, जिसका खुद का हाई कोर्ट है? वो है दिल्ली। दिल्ली। अब एक और भी हो गया है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, अभी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट भी एक यूनियन टेरिटरी का हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एनडीआरआई, एनडीआरआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? वो है करनाल में। करनाल में। इससे पहले हुआ करता था बेंगलोर में। बेंगलोर में 1923 में एनडीआरआई की स्थापना की गई थी, जिसे करनाल में शिफ्ट किया गया 1955 में। यानी एनडीआरआई करनाल में कब आया? 1955 में आया। एनडीआरआई शुरू में कहां था? बेंगलोर में था। अभी फिलहाल कहां है? करनाल में। अगला सवाल, नेम द करंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया। भारत के फिलहाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं श्री अजीत कुमार डोवाल। श्री अजीत कुमार डोवाल। क्वेश्चन नंबर 35, एज ऑफ जनवरी 2019 द नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया इज। जनवरी 2019 के हिसाब से, यानी ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, तो उन्होंने उस वक्त के हिसाब से पूछ लिया था कि उस समय कंट्री में हाई कोर्ट्स कितने हैं। वो आज भी उतने ही है, वो है 25 हाई कोर्ट। कंट्री में 25 हाई कोर्ट्स हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। अगला सवाल, हु हैज द पावर टू अपॉइंट चीफ जस्टिस एंड अदर हाई कोर्ट जजेस? राइट आंसर विल बी प्रेसिडेंट। अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जस्टिस हैं, उन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, और हाई कोर्ट्स के जितने भी जस्टिस हैं उनको भी अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। याद रखिए, गवर्नर मत लगा देना गलती से भी। हाई कोर्ट के जजेस और सुप्रीम कोर्ट के जजेस, इन सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस हैं या फिर लोअर जुडिशरी के जो जजेस हैं, उनको अपॉइंट करता है गवर्नर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चाहे नॉर्मल जज हो चाहे चीफ जस्टिस हो उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स? संविधान संशोधनों से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 368 हमने थोड़ी देर पहले देखा, जिसे लिया गया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 38, हु हैज द अथॉरिटी टू डिसाइड इन द इवेंट ऑफ डिस्प्यूट इन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति के इलेक्शंस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो इसको कौन डिसाइड करेगा? डिसाइड करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 39, हु इज द हेड ऑफ स्टेट एंड द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन इंडिया? हेड ऑफ स्टेट किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट। अगर क्वेश्चन आ जाए हेड ऑफ गवर्नमेंट, हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा प्राइम मिनिस्टर, और हेड ऑफ स्टेट आ जाए तो प्रेसिडेंट। हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट। अगला सवाल, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन का जब ड्राफ्ट बनाया जा रहा था, एक मसौदा तैयार करा जा रहा था,
तो उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन था? उस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल अगर ऐसा आ जाता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स कितने थे, तो टोटल 7 मेंबर थे इंक्लूडिंग अंबेडकर जी, यानी 1+6 की ये कमेटी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, द प्रेसिडेंट मे रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू, यानी प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपता है? प्रेसिडेंट जो रिजाइन करता है तब अपना रेजिग्नेशन किसको सौंपना है? वो सौंपता है वाइस प्रेसिडेंट को, और वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे सौंपता है? प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का चीफ जस्टिस। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग एज ऑफ जनवरी 2019, यानी आज का भी नीति आयोग का चेयरपर्सन आज फिलहाल कौन है? नीति आयोग का चेयरपर्सन हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के चेयरपर्सन होंगे। तो राइट आंसर विल बी नरेंद्र मोदी। क्वेश्चन आ जाए, नीति आयोग की जब स्थापना हुई थी, यानी 2015 में, जनवरी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2015। उस समय फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे? सेम नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 43, नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट NRRI इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? राष्ट्रीय चावल रिसर्च अनुसंधान कहां पर स्थित है? वो है कटक में, कटक उड़ीसा। ट्रिक याद करने के लिए, अगर हम जब चावल खाते हैं, मुंह में कच्चे चावल ले लो तो कैसी आवाज आएगी? जब उनको चबाएंगे तो कटक कटक की आवाज आती है, चावल जब चबाते हैं कच्चे चावल, तो कटक आप याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को कौन ओथ दिलाता है? राइट आंसर विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस को ओथ दिलाते हैं और प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस ओथ दिलाते हैं। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ ऑफ इसरो? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नए चीफ कौन बने हैं? तो इन चारों में से पिछले वाले के सिवान हैं, बट नए बन गए हैं अभी 2021 में जनवरी में, वो हैं एस सोमनाथ। एस सोमनाथ। दो 2021 नहीं, 2022 में बने हैं। जनवरी 2022 में एस सोमनाथ को इसरो का नया चीफ बनाया गया है। इससे पहले थे के सिवान। और अगर पूछा जाए इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। पहले चीफ कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स आर देयर इन इंडिया? अभी थोड़ी देर पहले देखा 25 हाई कोर्ट हैं भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the article of constitution of India can the president promulgate an ordinance? प्रेसिडेंट एक ऑर्डिनेंस किस आर्टिकल के तहत जारी कर सकता है? ऑर्डिनेंस क्या है? ऑर्डिनेंस एक टेम्परेरी लॉ है। जिस समय लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन नहीं चल रहा हो और लॉ पास करना जरूरी हो, तो गवर्नमेंट प्रेसिडेंट के पास एक लॉ बना के भेज देती है और प्रेसिडेंट उसको साइन कर देता है। इसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, और वो लॉ तब से इफेक्टिव हो जाता है। जब भी लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन होगा, लोकसभा और राज्यसभा उसको पास कर देंगी। अगर वो पास कर देंगी तो एक परमानेंट लॉ बन जाएगा, नहीं तो तब तक वो एक ऑर्डिनेंस रहेगा। अगर लोकसभा या राज्यसभा उसको फेल कर देती है, यानी उसको पास नहीं करती है, तो वो ऑर्डिनेंस वहीं का वहीं खत्म हो जाता है। तो ऑर्डिनेंस पास करने की शक्ति प्रेसिडेंट को किस आर्टिकल के तहत दी गई है? वो है आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस। कितना फटाफट काम हो रहा है, बोलेगा 1 2 3 ऑर्डिनेंस पे साइन, खत्म, बन गया लॉ। क्वेश्चन नंबर 48, विच अमेंडमेंट एक्ट डिक्रीज्ड द वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स? 21 साल से घटाकर 18 साल वोटिंग एज किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत की गई? वो आंसर होगा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। 1988 में वोट करने की आयु सीमा है वो 21 साल से घटाकर 18 साल की गई थी। तो ये ईयर भी आ सकती है कि किस साल घटा के 18 साल किया गया था वोटिंग एज। वो आंसर होगा 1988 में। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कौन सा था? 61वां संविधान संशोधन था। उस समय गवर्नमेंट किसकी थी? राजीव गांधी गवर्नमेंट। राजीव गांधी जी को लग रहा था कि उसमें देश में काफी सारे युवा हैं
जो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं, और राजीव गांधी भी एक युवा नेता बने हुए थे उस समय, तो उनको लग रहा था कि मुझे काफी सारे वोट मिल जाएंगे अगर इस एज ब्रैकेट को मैं थोड़ा कम करता हूं, जो 18 साल से लेके 21 साल के बच्चों को भी, अगर मैं बच्चे क्या वयस्कों को भी अगर मैं वोट डालने का अधिकार दे दूं, तो ये सब के सब मुझे युवा नेता देखते हुए मुझे वोट देंगे। तो उन्होंने एक बहुत ऐसा स्टेप लिया था कि 18 साल की उम्र में आज हम सब लोग वोट डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आर्टिकल 280, ये रिपीट हो गया है। आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ही नहीं थी। रिवर वाटर्स ट्रिब्यूनल भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। इंटर स्टेट काउंसिल की बात अगर करें तो 163 आर्टिकल है इसका, है ना, लेकिन 280 की बात करें तो 280 है फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन नंबर 50, जीएसटी काउंसिल इज हेडेड बाय। जीएसटी काउंसिल कौन हेड करता है? राइट आंसर विल बी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। केंद्र के वित्त मंत्री जीएसटी काउंसिल के हेड होते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, याद रखना। प्राइम मिनिस्टर जीएसटी काउंसिल के हेड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, हु होस्ट द नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे पे रेड फोर्ट पे झंडा फहराया जाता है, वो झंडा कौन फहराता है? राइट आंसर विल बी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, द बीपी मंडल कमीशन। मंडल कमीशन वाज सेट अप टू स्टडी द रीजंस ऑफ बैकवर्डनेस ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। मंडल कमीशन की स्थापना किसके लिए की गई थी? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के ऊपर स्टडी करने के लिए, कि उसके पीछे रीजंस क्या है, वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड होते जा रहे हैं, और इसका सॉल्यूशन देने के लिए। तो बीपी मंडल कमीशन ने सॉल्यूशन दिया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए। ओबीसी को 27% आरक्षण किस कमीशन ने दिया? मंडल कमीशन ने। मंडल कमीशन की स्थापना कब हुई थी? मंडल कमीशन की स्थापना हुई थी 1978 में। 1978 जनता पार्टी आई थी। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे श्री मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने मंडल कमीशन की स्थापना की थी 1978 में, और इन्होंने 1980 में अपनी रिपोर्ट पब्लिश कर दी थी। बट ये एक बहुत बड़ा डिसीजन था कि इतना बड़ा रिजर्वेशन एक ओबीसी सेक्शन को दिया जाए, तो कोई भी इसके ऊपर डिसीजन नहीं ले रहा था, कोई गवर्नमेंट नहीं ले पा रही थी। तो लास्ट में इसके 10 साल बाद 1990 में जब वीपी सिंह की गवर्नमेंट आई, विश्वनाथ प्रताप सिंह की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने एक्शन लिया और 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया गया। तो आपके पास 3 साल आ जाते हैं कि मंडल कमीशन कब बनाया गया? 1978 में। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब दी? 1980। एंड व्हेन वाज मंडल कमीशंस रिपोर्ट एक्सेप्टेड एंड एक्शन वाज टेकन? 1990 बाय वीपी सिंह गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, जुडिशियल रिव्यू हैज बीन बोरोड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू किस देश के संविधान से बोरो किया गया है? राइट आंसर विल बी यूएसए। आर्टिकल 13 इसको डील करता है, अनुच्छेद 13 इसको जुडिशियल रिव्यू को डील करता है। अगला सवाल, व्हेन वर द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन सिटीजन्स इनकॉर्पोरेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया? राइट आंसर विल बी 1976, 1976 में। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट चल रही थी। इंदिरा गांधी को ऐसा फील हुआ कि कर्तव्य नहीं निभाए जा रहे सिटीजन्स के द्वारा, तो मूल कर्तव्य इंट्रोड्यूस किए, और आर्टिकल 51 के अंदर ए जोड़ा गया, और 51A में आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और इस सब की सिफारिश की थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी की संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। और 1976 में अगर पूछा जाए कौन सा एक्ट आया था, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट, संविधान का कौन सा संशोधन था, वो था 42वां संशोधन। 42वां संशोधन 1976 के द्वारा 51 में, आर्टिकल 51 में ए जोड़ा गया, जिसके तहत मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। और मूल कर्तव्य जब शामिल किए गए तब थे 10, उसके बाद एक और जोड़ा गया, वो था 86वां संविधान संशोधन 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा 11th फंडामेंटल ड्यूटी
11th फंडामेंटल ड्यूटी शामिल की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द टर्म पीरियड ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राइट आंसर विल बी 5 years। क्वेश्चन 56, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 57, हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पहला ही क्वेश्चन था ये, फिर से आ गया है। राइट आंसर विल बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन 58, द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO, WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? WHO का भी वहीं पर है, जिनेवा। जिनेवा। WTO WHO दोनों का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। अगला सवाल, क्वेश्चन 59, हु वाज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम ए चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला थी। ऑप्शन सी, VS रमा देवी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VS रमा देवी, पहली मुख्य चुनाव आयुक्त भारत की। प्रश्न नंबर 60, विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कौन सी एक क्वालिफिकेशन नहीं है? ए, ही शुड हैव बीन 50 years और मोर। गलत, 50 साल के बाद जज बनेंगे तो कैसे काम चलेगा। बी, ही शुड हैव बीन ए जज ऑफ ए हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 5 years। ये क्वालिफिकेशन है, कम से कम हाई कोर्ट का जज उसको 5 साल का होना चाहिए। सी, ही शुड हैव बीन एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट फॉर एटलीस्ट 10 years। ये भी एक क्वालिफिकेशन है, हाई कोर्ट में या तो 10 साल के लिए एडवोकेट हो या फिर 5 साल के लिए जज हो, दोनों में से कोई भी एक क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज उसको बनाया जा सकता है। डी है, ही शुड बी ए डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी बिल्कुल सही है, प्रेसिडेंट की नजरों में एक बहुत अच्छा जूरिस्ट होना चाहिए वो। तो ये BCD एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, बट आंसर होगा इसका ए, नॉट ए रिक्वायर्ड पूछा था, तो 50 years वाला एक रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट एज है 62 साल। 62 साल। पहले सुप्रीम कोर्ट के जज की भी 62 साल हुआ करती थी, बट कोई भी हाई कोर्ट का जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जाना नहीं चाहता था। जैसे कर्नाटका हाई कोर्ट का जज है, अगर वो कर्नाटका में पूरी सर्विस उसकी हुई है, बुढ़ापे में 62 साल तक उसके बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, तो वो चाहेगा कि 62 साल के बाद वो कौन दिल्ली आएगा सुप्रीम कोर्ट, है ना। तो वो चाहते थे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज कर दी है 65, यानी किसी को 3 साल और नौकरी करनी है तो सुप्रीम कोर्ट आके कर सकता है, वरना 62 साल में आप उसी हाई कोर्ट से रिटायर हो जाओ। तो हाई कोर्ट की रिटायरमेंट एज है 62 years और सुप्रीम कोर्ट की रिटायरमेंट एज है 65 years। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज स्ट्रक्चर में कितने टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट है, कितने लेवल हैं गवर्नमेंट के? वो है 3 लेवल, 3 टीयर्स। ग्राम लेवल पे है ग्राम पंचायत, फिर ब्लॉक लेवल पे है पंचायत समिति, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है जिला परिषद। लेवल 1 ग्राम पंचायत, लेवल 2 पंचायत समिति, लेवल 3 जिला परिषद। क्वेश्चन नंबर 63, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर प्रेजेंट इन उड़ीसा? उड़ीसा में कितनी लोकसभा सीट्स हैं? वैसे इनको याद करना जरूरी नहीं है, पर रिसेंटली अगर किसी स्टेट में चुनाव हुए हैं या लोकसभा के चुनाव हुए हैं तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि तब ये न्यूज में रहता है कि स्टेट से इतने आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, तो काफी न्यूज में रहता है, उस समय क्वेश्चन आ सकता है। तो वैसे इसका आंसर होगा 21। उड़ीसा के 21 लोकसभा सीट है उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 64, द सैलरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इज मेंशन्ड इन पार्ट ई ऑफ सेकंड शेड्यूल? सैलरी सेकंड शेड्यूल में मेंशन होती है किसकी? कैग की, पर्सनल सेक्रेटरी की, कैबिनेट सेक्रेटरी की, चीफ सेक्रेटरी की? नहीं, ये तीनों के तीनों IAS अधिकारी हैं, इन तीनों की सैलरी सेकंड शेड्यूल में नहीं होगी। सेकंड शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जितनी भी है उन सबकी सैलरी होती है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कैग की सैलरी सेकंड शेड्यूल में है, बाकी इन सब की सैलरी जो है वो लॉ के द्वारा मेंशन होती है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं होती। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 65, नंबर ऑफ सीट्स अलोकेटेड टू मिजोरम इन लोकसभा में मिजोरम को कितनी सीट्स दी गई हैं? 1 सीट दी गई है। ऐसे 3 ही स्टेट हैं जिनको 1 सीट मिली है लोकसभा में, एक है मिजोरम, एक है सिक्किम
और एक है नागालैंड। इन तीनों के पास एक एक सीट है। क्वेश्चन नंबर 66, इन द कंटेस्ट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट पूछा है। प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन, बिल्कुल सही है। इट वॉज फॉर्म्ड एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1961, ये भी सही है। इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बिल्कुल गलत। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ही नहीं, कोई आर्टिकल नहीं है इसके लिए, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के लिए। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और फोर्थ है, इट्स मीटिंग वॉज कन्वीन्ड इन 1962, बिल्कुल सही है, क्योंकि 61 में रिकमेंडेशन के द्वारा इसको बनाया गया था और पहली मीटिंग 62 में इसकी हो गई थी, नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं कि नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन कौन है, प्राइम मिनिस्टर। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में हुई थी। इसकी पहली मीटिंग कब हुई थी, 1962 में हुई थी। तो 3 सवाल आपके बन गए। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये है नहीं। क्वेश्चन नंबर 67, हाउ मेनी सीट्स आर इन लोकसभा ऑफ पंजाब। पंजाब को लोकसभा में कितनी सीट मिली हुई है। राइट आंसर विल बी 13। ट्रिक याद करने के लिए मैंने ऐसे बनाई थी, जो भी पंजाबी है ना, कोई गड़बड़ हो जाती है, बोलते हैं ना ओ तेरी ओ तेरा ओ तेरा। 13 लोकसभा सीट्स हैं पंजाब के लिए। क्वेश्चन 68, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट प्लेइंग टाइम ऑफ फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम। भारत के राष्ट्रगान को गाने के लिए कितना समय चाहिए। 52 सेकंड 52 सेकंड्स। भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 52। 69, हाउ मेनी सीट्स आर अलोकेटेड टू स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के लिए कितनी स्टेट्स दी गई हैं लोकसभा में। राइट आंसर विल बी 48 सीट। हाउ मेनी सीट्स आर अलोकेटेड टू मेघालय। मेघालय के लिए कितनी सीट्स दी गई हैं। मेघालय को 2 सीट दी गई हैं। 3 सीट के लिए हमने 3 राज्य देखे थे, नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। नागालैंड, सिक्किम और मिजोरम। जोर लगा के, मिजोरम का जोर लगा लो, जोर लगा के नाग के ऊपर जो मणि होती है ना, मणि नहीं है यहाँ पे सिक्का है, जोर लगा के नाग का सिक्का छीन लिया। मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, इन तीनों के पास एक एक सीट है। और ऐसे 5 स्टेट हैं जिनके पास 2-2 सीट है। 5 स्टेट हैं जिनके पास 2-2 सीट है। उनमें से एक तो मेघालय हो गया, मेघालय। और इसकी ट्रिक मैंने बनाई हुई है, अरुण यानी अरुणाचल प्रदेश। अरुण गोवा गया है ना। अरुण गोवा से मेघा के लिए, अरुण गोवा से मेघा के लिए 3 मणि लाया। 3 मणि लाया। अरुण गोवा से मेघा के लिए 3 मणि लाया। अरुण से बन गया अरुणाचल प्रदेश, गोवा से बन गया गोवा, मेघा से बन गया मेघालय। 3 से क्या बनेगा, 3 त्रिपुरा और मणि से बन गया मणिपुर। तो ये 5 राज्य ऐसे हैं जिनको लोकसभा में 2-2 सीट मिली है और 3 राज्य ऐसे हैं जिनको लोकसभा में एक एक सीट मिली है। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स बिकम द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश पंचायती राज। पंचायती राज को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बना था, वो है राजस्थान। 1959 में 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायत सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था, अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 72, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल। किस आर्टिकल के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट किया जाता है, वो है हमने थोड़ी देर पहले देखा 124, आर्टिकल 124। अगर हाई कोर्ट के जजेस की बात की जाए तो 2-1 को उल्टा, 1-2 को उल्टा कर दो, 214। क्वेश्चन नंबर 73, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो। इसरो का हेडक्वार्टर कहां है। राइट आंसर विल बी बेंगलुरु। इसरो की स्थापना की गई थी 1969 में, 15 अगस्त 1969। पहले इसके अध्यक्ष थे, थोड़ी देर पहले हमने देखा, डॉक्टर विक्रम साराभाई। फिलहाल इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ जी, जिन्होंने के सिवान को रिप्लेस किया है 2022 जनवरी में। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। फाइनेंस कमीशन हमने थोड़ी देर पहले देखा, आर्टिकल 280 है। इलेक्शन कमीशन हमने देखा, आर्टिकल 324 होता है इलेक्शन कमीशन के लिए।
नीति आयोग नहीं है, यूपीएससी के लिए आर्टिकल 315 है ही, तो नीति आयोग एक ऐसी बॉडी है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। राइट आंसर विल बी नीति आयोग। 2015 जनवरी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री, फिलहाल है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। इसके वाइस चेयरमैन की अगर बात करें तो वाइस चेयरमैन होंगे राजीव कुमार। प्रधानमंत्री यानी चेयरमैन होंगे प्रधानमंत्री और वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं राजीव कुमार को। सीईओ की बात करें, नीति आयोग के सीईओ कौन है? वो है अमिताभ कांत। अमिताभ बच्चन नहीं है, अमिताभ कांत है, IAS है वो, अमिताभ कांत सीईओ। क्वेश्चन नंबर 75, विच इज द स्टेट एनिमल ऑफ आंध्र प्रदेश? आंध्र प्रदेश का स्टेट एनिमल कौन सा है? राइट आंसर विल बी ब्लैक बक। ये हरियाणा का भी स्टेट एनिमल है, पंजाब का भी स्टेट एनिमल है और आंध्र प्रदेश का भी स्टेट एनिमल है, ब्लैक बक, काला हिरण। क्वेश्चन नंबर 76, which one of the following countries is not a member of basic grouping? बेसिक में कंट्रीज हैं ब्राजील, साउथ अफ्रीका, चाइना और इंडिया। BASIC, BA से बन गया ब्राजील, S से बन गया साउथ अफ्रीका, I से बन गया इंडिया और C से बन गया चाइना। बेसिक ग्रुपिंग बोलते हैं इसको। 4 कंट्रीज हैं, चारों के चारों न्यूली इंडस्ट्रियलाइज कंट्री है, नए नए औद्योगिकरण अपनाने वाले देश है ये। क्वेश्चन नंबर 77, तो इसका 76 में केन्या इसका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, केन्या इसका गलत आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, हाउ मेनी सीट्स आर अलोकेटेड टू पुदुचेरी? पुदुचेरी को लोकसभा में कितनी सीट दी गई है? 1 सीट दी गई है। ये केंद्र शासित प्रदेश है पुदुचेरी। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, लद्दाख, चंडीगढ़, इन सबको 1-1 सीट मिली है लोकसभा में। और बात करें जम्मू कश्मीर की, जम्मू कश्मीर को मिली है 5 सीटें और दिल्ली को मिली है 7 सीटें। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सब्जेक्ट अंडर यूनियन लिस्ट? यूनियन लिस्ट के अंदर कौन सा सब्जेक्ट आता है? रेलवेज। रेलवेज आता है, रेलवे, इंडियन रेलवेज होता है। कभी देखा आपने राजस्थान रेलवेज, हरियाणा रेलवेज? नहीं, इंडियन रेलवेज। नेक्स्ट 79, द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज? कौन बने हैं अभी नए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के? बने हैं NV रामन्ना, NV रामन्ना। क्वेश्चन 80, विच अमंग द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स मेड फॉर द इंसर्शन ऑफ आर्टिकल 371J? आर्टिकल 371J कर्नाटका के लिए आर्टिकल है, ये इंट्रोड्यूस किया गया है 98th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। उस समय नया नया था इसलिए एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन 81, हाउ मेनी सीट्स आर अलोकेटेड टू दिल्ली इन लोकसभा? लोकसभा में दिल्ली को कितनी है? 7 सीटें हैं। 5 सीटें किसको हैं? जम्मू एंड कश्मीर को। 5 सीटें जम्मू एंड कश्मीर को हैं। दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, इन सबको मिला के 2 सीटें हैं। बाकी जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हम सबको 1-1 सीट मिली हुई लोकसभा में। क्वेश्चन नंबर 82, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? WHO का हेडक्वार्टर कहां है? थोड़ी देर पहले हमने देखा, WHO, WTO दोनों के हेडक्वार्टर हैं जिनेवा में। अगला सवाल, हाउ मेनी सीट्स आर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ सिक्किम? सिक्किम के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट्स हैं? ये तब इंपॉर्टेंट होते हैं ऐसे सवाल जब सिक्किम में ही चुनाव हुए हों। यहाँ पर लोकसभा सीट नहीं पूछे, यहाँ पर सिक्किम की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीटें हैं पूछा गया है, क्योंकि लोकसभा में तो सिक्किम के पास 1 ही सीट है, बट लेजिस्लेटिव असेंबली में 32 है, यानी वहां पे 32 MLA है। सिक्किम में 32 MLA हैं, बट MP की बात करें तो 1 MP है लोकसभा वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 84, द पंचायती राज सिस्टम वाज फर्स्ट अडॉप्टेड बाय विच स्टेट? राजस्थान। राजस्थान ने सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था 1959 में। कहां पर? नागौर। क्वेश्चन नंबर 85, व्हेन वाज द राजस्थान हाई कोर्ट एस्टैब्लिश्ड? राजस्थान हाई कोर्ट को कब एस्टैब्लिश किया गया? राइट आंसर विल बी 1949। आजादी के 2 साल बाद राजस्थान हाई कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया। क्वेश्चन नंबर 86, लोकसभा इलेक्टेड आफ्टर 2019 इलेक्शंस इज? कौन सी लोकसभा? 70वीं लोकसभा। 2019 के बाद 70वीं लोकसभा शुरू हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर इंडिपेंडेंस हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर बने थे श्री जवाहरलाल नेहरू जी, और उप प्रधानमंत्री यानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था, और साथ ही साथ उनको क्या बनाया गया था? गृह मंत्री भी थे वो, होम मिनिस्टर। क्वेश्चन 88, व्हाट इज द टर्म ऑफ पंचायत अकॉर्डिंग टू 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत एक पंचायत की अवधि कितनी होती है? 5 साल। हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस कराने चाहिए पंचायत के। क्वेश्चन 89, हाउ मेनी सीट्स आर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा के लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट हैं?
डेफिनेटली ये क्वेश्चन तब आया होगा जिस साल त्रिपुरा में इलेक्शंस थे, तो अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और राइट आंसर इसका होगा 60 सीट्स। द हेडक्वार्टर ऑफ WHO रिपीट हो गया, जिनेवा। क्वेश्चन 91, हु हैज द पावर टू अपॉइंट कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करने की पावर किसके पास है? और इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 148 कैग का आर्टिकल होता है। 76 किसका होता है? अटॉर्नी जनरल का, महान्यायवादी का आर्टिकल होता है 76। तो 148 के तहत कैग को अपॉइंट कौन करता है? जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट हैं सबको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 92, इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल द ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया आर मेंशन्ड। जितने भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं उनको किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है? 8th शेड्यूल में, 8वें शेड्यूल में। 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, 22। स्टार्टिंग में 14 लैंग्वेजेस होती थी, ये बढ़ के अभी हो गई हैं 22। क्वेश्चन 93, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? इट अलाउज पीपल टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स, सही तो बात है, सही है। इट अलाउज पीपल टू टेक ओवर द कंट्री इन केस ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी, वेरी रॉन्ग। लोगों को ऐसा कुछ अलाउ नहीं किया जाता कि फाइनेंशियल इमरजेंसी के अंदर लोग ही कंट्रोल कर लें देश को, नहीं। इट कमांड्स पीपल टू पे टैक्सेस फॉर पिलग्रिमेज, नहीं, किसी भी प्रकार के पिलग्रिमेज के लिए कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा। इट अलाउज मिलिट्री टू रूल इन द कंट्री, ये भी गलत, मिलिट्री रूल इंडिया में नहीं होता, पाकिस्तान में होता है। तो भारत के लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार मिलता है। क्वेश्चन 94, हाउ मेनी सीट्स आर अलोकेटेड टू आंध्र प्रदेश इन राज्यसभा। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश को कितनी सीट मिली हैं? तो ये राज्यसभा में उस साल आंध्र प्रदेश से कुछ भेजे गए होंगे, इसलिए क्वेश्चन बन गया। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये करंट अफेयर के कॉन्टेक्स्ट में उस साल के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इसका राइट आंसर है 11। लेकिन लोकसभा के लिए कभी भी इंपॉर्टेंट रहता है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान दोनों का लोकसभा में सीट है 25। अंधाराज चल रहा है 25, ठीक है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान। क्वेश्चन 95, हु अमंग द फॉलोइंग इज फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पहला लॉ ऑफिसर कौन होता है? वो है के वेणुगोपाल। ये हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76 के अंडर आते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है, यानी गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी केस लड़ना है तो सबसे सीनियर अधिकारी अटॉर्नी जनरल होंगे, के वेणुगोपाल होंगे। तो जब भी नई गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट अपना इनको ये वकील ही होते हैं, एक तरह से एडवोकेट होते हैं, तो गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है अटॉर्नी जनरल के पोस्ट पे आर्टिकल 76 के तहत, और गवर्नमेंट की तरफ से एक केस लड़ते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफिसर बोला जाता है इनको। क्वेश्चन 96, हेडक्वार्टर ऑफ HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहां है? इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में HAL। क्वेश्चन 97, नीति आयोग केम इनटू एग्जिस्टेंस। थोड़ी देर पहले हमने देखा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग को स्टैब्लिश किया गया था। इसके चेयरपर्सन होते हैं प्रधानमंत्री, जो कि नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके वाइस चेयरमैन हैं राजीव कुमार। इसके CEO हैं अमिताभ कांत IAS। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। नीचे 4 बॉडी दी होंगी, उनमें से कौन सी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? फाइनेंस कमीशन, देखा हमने 280, आर्टिकल 280 है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। स्टेट विजिलेंस कमीशन नहीं है, जोनल काउंसिल्स नहीं है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन नहीं है। आंसर तो हमें पहला ही मिल गया था, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 280 इसके लिए है। क्वेश्चन 99, एज ऑफ फरवरी 2019 के हिसाब से करंट वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार, हमने थोड़ी देर पहले देखा, राजीव कुमार इसके वाइस चेयरमैन है। CEO इसके हैं अमिताभ कांत IAS, और इसके चेयरमैन पूछे जाए तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100, हाउ मेनी सीट्स आर इन लोकसभा ऑफ तेलंगाना। लोकसभा की सीट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, 17 सीट्स हैं तेलंगाना में। तेलंगाना में गिरा हुआ है तो खतरा होगा। तेलंगाना में गिरा है तो खतरा है, खतरा से बन गया 17 सीट है तेलंगाना की लोकसभा में। हो गए हैं 100 सवाल। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पर। द हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहां पर सिचुएटेड है? राइट आंसर विल बी नैनीताल में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। हाई कोर्ट्स भी इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट का किस शहर में है,
जैसे राजस्थान का जयपुर में नहीं है, जोधपुर में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। थोड़ी देर पहले देखा अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल है, उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 76। ये फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल किसी भी गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, आर्टिकल 76। आर्टिकल 148 होता है कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 103, हाउ मेनी सीट्स आर अलोकेटेड टू बिहार इन लोकसभा। लोकसभा में बिहार को कितनी सीट दी गई है? 40। अली बाबा 40 चोर बिहार के। सॉरी कोई अगर बिहारी भाई देख रहा हो तो ऐसे याद किया हुआ है बस, ठीक है। 104, क्वेश्चन 104, टू विच पार्टी डज चंद्रबाबू नायडू द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश बिलोंग। उस साल आंध्र प्रदेश के इलेक्शन हुए होंगे, नए नए चीफ मिनिस्टर बने होंगे चंद्रबाबू नायडू, इसलिए पूछा गया कि किस पार्टी को बिलोंग करते हैं। करंट अफेयर का क्वेश्चन था पर ये पॉलिटी का क्वेश्चन बन के आ जाता है करंट अफेयर का। राइट आंसर विल बी तेलुगु देशम पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी। 105, हु अपॉइंट द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के मुख्य चुनाव आयुक्त को कौन अपॉइंट करता है? कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है इसलिए प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, भारत के राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं इनको। क्वेश्चन 106, हु अपॉइंट्स नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा में जो मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है, उनको कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, प्रेसिडेंट ही नॉमिनेट करते हैं। क्वेश्चन 107, विच केस इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लेड टू द कंसेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। थोड़ी देर पहले हमने देखा केशवानंद भारती केस, गोलकनाथ केस में कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को, मूल अधिकारों को संशोधन नहीं किया जा सकता। 1967 का गोलकनाथ केस था, उसमें कहा गया था कि फंडामेंटल राइट्स को संशोधित नहीं किया जा सकता। उसके बाद 1971 में 24वां संविधान संशोधन लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा ताकि उस गोलकनाथ केस को ओवरकम किया जा सके। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फिर इंटरवेन किया, केशवानंद भारती केस 1973 था ये शायद, 1973 में केशवानंद भारती केस, इसमें कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर एक डॉक्ट्रिन होती है जो कि लागू होगी फंडामेंटल राइट्स को या फिर किसी भी आर्टिकल को आप अमेंड कर सकते हो, बट संविधान की एक आत्मा है, मूल आत्मा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप खराब नहीं करोगे। कल को ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कंट्री में तो राजा होगा, राजा नहीं होगा, होगा प्रधानमंत्री ही, है ना। तो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है वो। क्वेश्चन नंबर 108, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट सही है? आरबीआई वाज एस्टेब्लिश्ड इन ऑन 1 अप्रैल 1935, बिल्कुल सही है। 1935 एक्ट जो था उसके तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल यानी अप्रैल फूल को 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1950, ये गलत है। 1949 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसका नेशनलाइजेशन हुआ था, तो ये गलत हो गया बी। सी, इट वाज सेट ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ हिल्टन यंग कमीशन, बिल्कुल सही, वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है कि कौन से कमीशन की रिकमेंडेशन के ऊपर आरबीआई की स्थापना हुई थी? हिल्टन यंग कमीशन। तो इसका आंसर होगा ए और सी, बोथ 1 और 3, यानी डी आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 109, द कंसेप्ट ऑफ रोला, ROLA बोलता हूँ, रोला बोलता हूँ इसका, ROLA, रूल ऑफ लॉ। कंसेप्ट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज ए स्पेशल फीचर ऑफ विच कंट्री? रोला किसने किया था पूरे देश में? अपने ब्रिटेन वालों ने किया था, तो ब्रिटेन हो गया कंसेप्ट, ब्रिटेन का कंसेप्ट है रूल ऑफ लॉ। अगला सवाल है 110, हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया इन 2019? भारत के पहले लोकपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया 2019 में? वो है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। अभी भी लोकपाल यही हैं 2019 से। क्वेश्चन नंबर 111, हाउ मेनी स्टेट्स आर इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तेलंगाना? तेलंगाना की लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने स्टेट्स हैं? लोकसभा तो 17 हैं, 17 पे खतरा, तेलंगाना में हो तो 17 पे खतरा हो जाता है। और अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात की जाए तो 119 सीट, अगर उस साल तेलंगाना में विधानसभा में अगर चुनाव है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, नहीं तो इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 112, ऑन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी रिसेंटली इम्पोज्ड ए 4-year बैन? एंटी डोपिंग एजेंसी ने किस देश के ऊपर 4 साल का बैन लगाया है? रशिया के ऊपर लगाया था बैन। 113, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय CEC, मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट।
सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। 114 हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। स्वतंत्र भारत के पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? वो थे हीरालाल कानिया। हीरालाल कानिया पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अभी कौन है? अभी है जस्टिस रमन्ना। क्वेश्चन 115 हु वाज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पहली वुमेन स्पीकर कौन थी? राइट आंसर इज मीरा कुमार। मीरा कुमार। क्वेश्चन 116 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस्ड द म्युनिसिपैलिटीज। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 73rd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाए गए थे और म्युनिसिपैलिटीज 74th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा लाई गई थी। क्वेश्चन 117 मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। राज्यसभा के मेंबर हर 6 साल के अंदर चेंज होते हैं। हर 6 साल में, यानी 6 साल का उनका टर्म होता है। हर 2 साल बाद 1/3 मेंबर्स बदल दिए जाते हैं। तो राज्यसभा के एमपी का टेन्योर है 6 साल, लोकसभा के एमपी का टेन्योर है 5 साल। क्वेश्चन 118 डैश इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जिसमें रूलर्स को लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। क्वेश्चन 119 हु अमंग द फॉलोइंग कैन इश्यू द रिट ऑफ प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का रिट कौन जारी कर सकता है? 500 के 500 रिट, 5 रिट होते हैं, 500 के 500 रिट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकते हैं। इसके अलावा देश में किसी भी कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। तो राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यानी बोथ ए एंड बी। राइट आंसर विल बी सी, बोथ ए एंड बी। इट मीन्स सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट। 5 टाइप्स ऑफ रिट्स आर इश्यूड बाय सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। क्वेश्चन 120 The idea of Constituent Assembly for India was put forward for the first time by। Constituent Assembly का आइडिया पहली बार M.N. रॉय के द्वारा रखा गया था। M.N. रॉय 1934 में M.N. रॉय ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सुझाव दिया था कि देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए, उसके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। क्वेश्चन 121 इन इंडिया Who can promulgate ordinance at any time except when both houses of parliament are in session। हमने थोड़ी देर पहले देखा था ऑर्डिनेंस होता है एक टेम्परेरी लॉ, जब दोनों के दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के सेशन में नहीं होते उस समय ऑर्डिनेंस आर्टिकल 123 के द्वारा, आर्टिकल 123 के द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। वो जारी करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन 122 हु वाज द लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु एड्रेस्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आखिरी ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी। क्वेश्चन 123 विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर एन इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324। 124 है सुप्रीम कोर्ट, 214 हो जाएगा 214, 12 को 21 बना दो तो हाई कोर्ट, और 124 के बजाय 324 हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 124 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द एज ऑफ वोटिंग फ्रॉम 21 to 18। थोड़ी देर पहले देखा था हमने, ये 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988 में राजीव गांधी के द्वारा लाया गया था, जिसके तहत वोटिंग एज 21 से घटाकर 18 साल की गई थी। क्वेश्चन 125 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट एडिड 4 लैंग्वेजेस बी बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। BDMS बोलता हूं मैं इसको, BDMS बदमाश, BDMS ट्रिक है बदमाश, और दूसरा है KMN कमीना। इनिशियल में 14 लैंग्वेजेस थी ऑफिशियल लैंग्वेजेस कंट्री में, 8वें शेड्यूल में होती हैं ये कि सारी की सारी, 8th शेड्यूल में होती हैं लैंग्वेजेस। 14 लैंग्वेजेस इनिशियली थी, उसके बाद एक आया था 21st अमेंडमेंट एक्ट, उसमें जोड़ा गया था सिंधी को, सिंधी हो गई 15। उसके बाद 71st अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें 3 और जोड़ी गई थी KMN, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और इन दोनों का जोड़ बनता है 92।
92nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ये BDMS बदमाश यानी बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली जोड़ी गई 92nd। तो राइट आंसर विल बी 92nd। 21st में सिंधी, 1967 में सिंधी 71st अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, और 92nd यानी 21 और 71 का जोड़ बनता है 92। 92nd में बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संताली 8वें शेड्यूल में आती है ये सारी लैंग्वेजेस। क्वेश्चन 126, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स डिक्रीज्ड, सेम क्वेश्चन 61st अमेंडमेंट एक्ट 1988। क्वेश्चन 127, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इश्यू ऑर्डिनेंसेस ऑन द स्टेट सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। विच आर्टिकल गिव्स दिस पावर टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑर्डिनेंस की पावर हमने थोड़ी देर पहले देखी, 1 2 3 बोलेगा और ऑर्डिनेंस साइन कर देगा। 1 2 3 आर्टिकल 1 2 3। क्वेश्चन 128, once the president's rule was approved by both the houses of parliament, it continues for which time period। एक बार राष्ट्रपति शासन लग जाता है किसी राज्य में और दोनों हाउसेज पार्लियामेंट के उसको अप्रूव कर देते हैं, तो ये कितनी दिनों तक लागू रहता है। ये है 6 महीने। 6 महीने के बाद या तो इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर ये प्रेसिडेंट रूल वहीं खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन 129, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल के आर्टिकल है आर्टिकल 76। अभी है फिलहाल के वेणुगोपाल जी, और इसके अपॉइंटमेंट इनको करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 130, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन ड्राफ्टिंग कमिटी। थोड़ी देर पहले हमने देखा 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमिटी में, 1 + 6, एक चेयरमैन और 6 मेंबर, यानी टोटल 7 मेंबर्स। और इसके चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन थे इसके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और बाकी 6 मेंबर्स की अगर बात करें तो 6 मेंबर्स थे KM मुंशी जी, उसके बाद माधव राव, देन मित्र करके एक थे, फिर एक अयंगर थे, एक अय्यर थे, और एक उस समय नॉर्थ ईस्ट से सिंगल एक ही आए थे, वो थे सदाउल्ला, M सदाउल्ला। वो आसाम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे उस समय प्राइम मिनिस्टर्स बोलते थे, तो आसाम के प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आसाम की तरफ से रिप्रेजेंट करने आए थे M सदाउल्ला, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के एक मेंबर थे। तो 1 + 6 ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन थे? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन 131, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज ड्राफ्टेड एंड इनेक्टेड इन विच लैंग्वेज। कॉन्स्टिट्यूशन किस लैंग्वेज में ड्राफ्ट किया गया था? अंग्रेजी में, इंग्लिश लैंग्वेज। कोई भी लॉ है इंग्लिश लैंग्वेज में ही ड्राफ्ट किया जाता है। क्वेश्चन 132, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द प्रेसिडेंट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू। प्रेसिडेंट किसको अपना रेजिग्नेशन देता है? वाइस प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 133, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड बाय ए पर्सन टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल के लिए है 25 ईयर्स मिनिमम एज, कम से कम 25 वर्ष का होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, और राज्यसभा के लिए 30 साल, राष्ट्रपति के लिए 35 साल, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 साल। अगर बात करें पंचायत के सरपंच के लिए तो 21 साल। क्वेश्चन 134, हु इज द मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ यूनियन मिनिस्ट्री फॉर अर्थ साइंस। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। क्वेश्चन 135, एज ऑफ 2019 जून विच इंडियन स्टेट हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। कौन से स्टेट के सबसे कम डिस्ट्रिक्ट्स हैं? गोवा के सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, 2 ही डिस्ट्रिक्ट है। सिक्किम में पहले 4 डिस्ट्रिक्ट होते थे, आजकल 6 डिस्ट्रिक्ट हो गए, 2 बढ़ा दिए गए हैं। whom द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड, यानी भारत का संविधान जो बनाया गया था उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने संविधान बनाया था, वो किस किस को रिप्रेजेंट करती थी? वो सारी की सारी ब्रिटिश जो प्रोविंस थे उनको भी रिप्रेजेंट करती थी और प्रिंसली स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी। तो प्रिंसली स्टेट्स जितने थे, जहां पे प्रिंस होते थे, राजा होते थे, उन्होंने तो अपने अपने मेंबर्स नॉमिनेट करके भेजे थे, और जो प्रोविंसेस थी, प्रोविंसेस में इनडायरेक्टली इलेक्ट होके आए थे। इनडायरेक्टली मतलब लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया था, प्रोविंसेस की जो गवर्नमेंट होती थी और प्रोविंसेस के जो पहले से ही जो चुने हुए लोग होते थे, उन्होंने वोटिंग करके लोग भेजे थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ था वो। तो राइट आंसर विल बी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फुल्ली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट्स एंड प्रोविंसेस। प्रिंसली स्टेट्स भी थे उसमें और प्रोविंसेस भी थी। क्वेश्चन 137, द इलेक्टरल कॉलेज हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज फाउंड बाय। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के समय कौन कौन वोट डालता है? वो डालते हैं ऑल
इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज। याद रखिए, ऑल इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, यानी स्टेट के सारे एमपीज और सब स्टेट्स के एमएलएज इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं होने चाहिए, इलेक्टेड होने चाहिए, यानी ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलएज इन द कंट्री, ये सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और जब इनको इंपीच किया जाता है, यानी इनको जब हटाया जाता है प्रेसिडेंट को, तब कौन पार्टिसिपेट करता है? तब ऑल एमपीज ओनली, यानी एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते हटाते इसमें, और नॉमिनेटेड वाले भी पार्टिसिपेट करते हैं। यानी इलेक्शन के समय ऑल इलेक्टेड करेंगे जो कि इलेक्टेड है, नॉमिनेटेड वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इलेक्शन में। और जब प्रेसिडेंट को इंपीच किया जाएगा, उनके ऊपर आरोप लगा के उनको हटाया जाएगा, तब सारे के सारे एमपीज, ओनली एमपीज, सारे के सारे एमपीज वो सब पार्टिसिपेट करेंगे। क्वेश्चन 138, हाउ मेनी रीडिंग्स वर हेल्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संविधान की कितनी रीडिंग्स की गई थी? 3 रीडिंग की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं भूला भटका कभी कभी पेपर एग्जाम में आ जाता है। क्वेश्चन 139, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स कैग? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? आर्टिकल 148 है इनका, और इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। क्वेश्चन 140, हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ यूपीएससी? यूपीएससी का आर्टिकल है 315, और चेयरमैन और सारे के सारे मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट्स को प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। क्वेश्चन 141, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एंटी डिफेक्शन लॉ? दल बदल कानून के साथ कौन सा शेड्यूल डील करता है? वो करता है 10वां शेड्यूल, 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल इंट्रोड्यूस किया गया था 52वें संविधान संशोधन के द्वारा, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के द्वारा। 1985 के द्वारा 10th शेड्यूल को इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके अंदर एंटी डिफेक्शन लॉ को मेंशन किया गया है, जिसके अंदर दल बदल विरोधी कानून को मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 142, which of the following articles states the protection and improvement of environment and safeguard of forest and wildlife? कौन सा आर्टिकल वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट के सेफगार्ड के बारे में बात करता है? वो आर्टिकल है आर्टिकल 48A, आर्टिकल 48A 48A, यानी एनवायरमेंट के लिए अड़ जाओ 48, एनवायरमेंट के लिए अड़ जाओ, वाइल्ड लाइफ के लिए अड़ जाओ, फॉरेस्ट के लिए अड़ जाओ 48A। 143, which of the following articles states the organization of agriculture and animal husbandry? फॉरेस्ट के लिए भी वही आर्टिकल था, एनवायरमेंट के लिए भी वही आर्टिकल था, हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के लिए भी वही आर्टिकल था। हस्बेंड्री क्या है? रख रखाव, एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर, इन सब के लिए आर्टिकल 48 है, आर्टिकल 48। क्वेश्चन 144, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर सिटीजन्स? इसकी डिमांड बार बार होती रही है, यूसीसी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आर्टिकल है आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसे हैं दोनों, 4 दोनों एक जैसे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है, ये बाध्य नहीं है, इसलिए इसको अब तक लागू नहीं किया गया है, लेकिन बार बार डिमांड उठती रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर देंगे तो क्या होगा कि देश में जितने भी सिविल लॉज हैं वो सारे के सारे एक बन जाएंगे। सिविल लॉज मतलब क्रिमिनल लॉ के अलावा जो लॉ होते हैं सिविल लॉ, जो कि शादी से रिलेटेड हैं, हायरार्की से रिलेटेड है कि भाई फादर के बाद संतान को पैसा मिलेगा तो किस हिसाब से बटेगा, तो अलग अलग रिलीजन्स में अपने अपने लॉ फॉलो किए जाते हैं, इसलिए पूरे कंट्री में एक ही लॉ आए यूनिफॉर्म। जैसे ट्रिपल तलाक था मुस्लिम्स में कि 3 तलाक देने से ही तलाक हो जाता है, बट हिंदूज में नहीं है, क्रिश्चियंस में नहीं है लॉ। तो इसी प्रकार से अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो एक लॉ बन जाएगा सब धर्मों के लिए। क्वेश्चन 145, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा बिकेम स्टेट्स अंडर, स्टेट्स कौन से एक्ट के तहत बने थे? ये एक्ट था नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971, 1971 का एक्ट है। ये 3 स्टेट्स बने हैं, 3 स्टेट्स के ट्रिक है मेघ मंत्री, MENTRI, मेघ मंत्री, मेघ से बन गया मेघालय, मन से बन गया मणिपुर, त्री से बन गया त्रिपुरा। ये 1971 का एक्ट था, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। क्वेश्चन 146, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड? इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उन सबको
इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए और हर इंसान को लीगल एड मिलना चाहिए फ्री। अगर किसी के पास इतना बहुत नहीं है कि वकील कर सके तो भी उसको सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वकील प्रोवाइड करवाए। तो उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 39A। आर्टिकल 39A। क्वेश्चन 147, द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स टू लोकसभा बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट लोकसभा में कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है? वो नॉमिनेट करता है 2 मेंबर। राज्यसभा में करता है 12 मेंबर। राज्यसभा में 12 मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा और लोकसभा में 2 मेंबर्स। 2 मेंबर्स कौन है? वो एंग्लो इंडियंस। क्वेश्चन 148, हु डिसाइड्स ऑन द इश्यू रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा अंडर 10th शेड्यूल। 10वें शेड्यूल दल बदल वाला, दल बदल विरोधी कानून जो है, एंटी डिफेक्शन लॉ है, उसके तहत कौन डिस्क्वालीफाई करता है मेंबर्स को? लोकसभा के मेंबर्स को कौन डिस्क्वालीफाई करता है? वो डिस्क्वालीफाई करता है स्पीकर। 149, डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइडेड फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर ऑल। यह है 86वां 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा एजुकेशन को प्रायोरिटी दी गई थी, एजुकेशन को कंपल्सरी कर दिया गया था। आर्टिकल 21 में ए को जोड़ा गया था। आर्टिकल 21 का है, आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसके तहत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सब बच्चों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। एलिमेंट्री मतलब बेसिक एजुकेशन। क्वेश्चन 150, आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स द इलेक्शन कमीशन द पावर टू सुपरवाइज इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल बेसिकली पूछा इन्होंने। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है आर्टिकल 324। हम कई बार देख चुके हैं। 124 है सुप्रीम कोर्ट का, 324 है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसके इलेक्शंस कराता है? एमपीज के और एमएलएज के। और स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट का जो इलेक्शन कमीशन है वो कराता है लोकल इलेक्शंस, यानी पंचायत के इलेक्शंस या म्युनिसिपैलिटी के इलेक्शंस। एमएलए के इलेक्शंस स्टेट का नहीं करवाता। हरियाणा की अगर बात करें या राजस्थान की लोकसभा, राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो राजस्थान का जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो ये इलेक्शंस नहीं करवाएगा, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करवाएगा। क्वेश्चन 151, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बहुत बार रिपीट हो गया है, आर्टिकल 76। के वेणुगोपाल अटॉर्नी जनरल है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है इनको। क्वेश्चन 152, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ टू बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। वाइस प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। कौन सा आर्टिकल कहता है ये बात? आर्टिकल 64 कहता है। आर्टिकल 64। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब राज्यसभा का चेयरमैन वही होगा जो कि वाइस प्रेसिडेंट की चेयर पे बैठा होगा, उस ऑफिस में जो बैठा होगा। तो उसको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहां भी चेंज हो जाएगा। एक्स ऑफिशियो है मतलब उस ऑफिस से सीधा सीधा यहां पे आ रहा है वो, ठीक है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है। क्वेश्चन 153, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का प्रोसीजर कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है? यानी प्रेसिडेंट के ऊपर महाभियोग जो लगाया जाता है, यानी उनको हटाने की जो प्रक्रिया शुरू की जाती है, वो कौन से आर्टिकल के तहत मेंशन है? वो है आर्टिकल 61। आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 के तहत प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट लगाया जाता है। और इसके इम्पीचमेंट में कौन पार्टिसिपेट करता है? ऑल एमपीज, सारे के सारे एमपीज प्रेसिडेंट को इम्पीच करते समय वोटिंग करते हैं। यानी कौन नहीं करेगा? ऐसा भी क्वेश्चन कई बार आता है कि वो कौन है, निम्न में से वो कौन है जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो पार्टिसिपेट करते हैं बट उसके इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते। वो है ऑल स्टेट्स के एमएलएज। क्वेश्चन 154, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स दैट देयर शुड बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए। आर्टिकल 63। 63 कहता है वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए और 64 कहता है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा। क्वेश्चन 155, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अमेंडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर। पहली बार संविधान का संशोधन कब किया गया था? 1951 में पहली बार संविधान का संशोधन किया गया था, जिसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था, 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 156, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स दैट देयर शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बहुत ही सिंपल, आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 कहता है कि एक प्रेसिडेंट होगा, भारत में एक प्रेसिडेंट होगा। और 52 से एक और चीज हमने देखी थी कि
जो हमारा राष्ट्रगान है वो 52 सेकंड का होता है। तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि 52 सेकंड का हमारा राष्ट्रगान है और 52 आर्टिकल कहता है कि देश में एक प्रेसिडेंट होगा। विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन? फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में मेंशन है। कितनी ड्यूटीज हैं? 11 ड्यूटी हैं। 10 ड्यूटी पहले इंट्रोड्यूस की गई थी, उसके बाद एक ड्यूटी और जोड़ी गई 86 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 10 ड्यूटी जोड़ी गई थी 42 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। और 10 ड्यूटीज कौन सी कमिटी की रिकमेंडेशंस के ऊपर जोड़ी गई थी? स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। क्वेश्चन 158, विच अमेंडमेंट एडिड 9th शेड्यूल? अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कौन सा अमेंडमेंट के द्वारा 9वें शेड्यूल को जोड़ा गया? पहला अमेंडमेंट। पहला अमेंडमेंट कब आया था? 1951। 1951 में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन 159, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स फंडामेंटल ड्यूटीज आर लिस्टेड? सेम क्वेश्चन फिर रिपीट हो गया, आर्टिकल 51A। विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टॉक्स अबाउट प्रोविजंस फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट? फिर रिपीट हो गया, आर्टिकल 61 इम्पीच करने की बात करता है। सारे के सारे एमपी जिसमें पार्टिसिपेट करते हैं, एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय सारे के सारे नहीं, इलेक्टेड, ऑल इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए पार्टिसिपेट करते हैं, नॉमिनेटेड वाले नहीं करते हैं। 2 नॉमिनेटेड जो एंग्लो इंडियन है वो भी नहीं करते, और 12 नॉमिनेटेड जो राज्यसभा में है वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। 161, इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट दोनों की डेथ हो जाती है तो कौन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का रोल निभाएगा? हु विल एक्ट एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ऐसा एक बार हो भी चुका है। 1969 में 1 महीने के लिए श्री एम हिदायतुल्लाह ने पे अपनी सेवाएं दी थी। एम हिदायतुल्लाह थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस समय, और जो वीवी गिरी थे वो वाइस प्रेसिडेंट थे। उन्होंने प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट छोड़ी थी, तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी खाली हो गई थी और प्रेसिडेंट की तो डेथ हो ही गई थी उस समय। तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने वो प्रेसिडेंट की तरह एक्ट किया था जब तक कि प्रेसिडेंट का चुनाव ना हो जाए 1 महीने के लिए। क्वेश्चन 162, तो ये क्वेश्चन आ भी सकता है कि कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं जिन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का रोल निभाया है? एम हिदायतुल्लाह। विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द फंडामेंटल राइट्स? फंडामेंटल राइट्स हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। पार्ट 4 में डीपीएसपी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। क्वेश्चन 163, इन ईयर 1978 द डैश अमेंडमेंट एलिमिनेटेड द राइट टू अक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी। 1978 में राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, है ना। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट था? 1978 में 44th अमेंडमेंट एक्ट आया था। 44th अमेंडमेंट एक्ट। 44th अमेंडमेंट एक्ट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाया गया और इसको एक नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, और इसको आर्टिकल 300A के अंदर रखा गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए राइट टू प्रॉपर्टी कौन से आर्टिकल के तहत आता है? 300A, 300 क। नेक्स्ट क्वेश्चन 164, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 सारे 6 राइट देता है, कहीं भी बसने का अधिकार, कुछ भी बोलने का अधिकार, शांतिपूर्ण धरने का अधिकार, इस प्रकार के 6 अधिकार हैं। तो राइट टू मूव फ्रीली भी है थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया की टेरिटरी में कहीं भी आप आ जा सकते हो, आर्टिकल 19। क्वेश्चन 165, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स टॉक्स अबाउट राइट टू एजुकेशन? हमने थोड़ी देर पहले देखा आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन की बात करता है। कौन से अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ए जोड़ा गया इसमें? 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 में 86वां संविधान संशोधन आया था, जिसके तहत आर्टिकल 21 में क्या जोड़ा गया, जो राइट टू एजुकेशन देता है। अब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सारे के सारे बच्चों को एलिमेंट्री एजुकेशन गवर्नमेंट फ्री प्रोवाइड करवाए। क्वेश्चन 166, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स स्टेट्स द अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी, छुआछूत का विरोध का कौन सा आर्टिकल है? छुआछूत का खतरा, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17। 167, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ensures the prohibition of discriminations on ground of RRCSP, religion, race, caste, sex and birth of place? आर्टिकल 15 कहता है कि स्टेट
किसी भी प्रकार से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा इन 6 बेसिस पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ ऑफ प्लेस। स्टेट या कोई भी दूसरा भी इन बेसिस पे, इन ग्राउंड्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता सिटीजन्स के बीच में, आर्टिकल 15। और आर्टिकल 16 है एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट के केस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्वेश्चन 168, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद यूनिफॉर्म सिविल कोड। थोड़ी देर पहले हमने देखा आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म, एक जैसे हैं दोनों, 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड। 169, डैश वाज फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मुख्य चुनाव आयुक्त पहले कौन थे। 1952 में पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल। हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा, हाउस ऑफ पीपल होता है लोकसभा, ये जरूर याद रखिए, वहां पे पेपर में हो सकता है कि लोकसभा ना आए, हाउस ऑफ पीपल आ जाए, या काउंसिल ऑफ स्टेट्स आ जाए। काउंसिल ऑफ स्टेट्स होंगे राज्यसभा, तो हाउस ऑफ पीपल के लिए मिनिमम एज लिमिट है 25 ईयर्स और काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए 30 ईयर्स। 171, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, यूनिफॉर्म सिविल कोड फिर से पूछ लिया, आर्टिकल 44। कुछ क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए, इंपॉर्टेंट हो, जितने रिपीट हुए उतने इंपॉर्टेंट भी हैं ये, ठीक है। 172, the presidential order was issued under dash of constitution of India which allows the president to make certain exceptions and modifications to the constitution for the benefits of state subjects of Jammu Kashmir। जम्मू कश्मीर के लिए कौन सा आर्टिकल था, वही पूछा है बेसिकली, जो हटा दिया गया आज के दिन, वो है आर्टिकल 370 अभी जम्मू कश्मीर से हटा दिया गया है। 173, विच ऑफ द फॉलोइंग यूटीज यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, कम्स अंडर ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कलकत्ता हाईकोर्ट। कलकत्ता हाईकोर्ट के अंदर कौन सा केंद्र शासित प्रदेश आता है, वो आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अगर बात करें लक्षद्वीप के लिए तो लक्षद्वीप आता है केरला, केरला हाईकोर्ट के अंदर। दमन एंड दीव आता है महाराष्ट्र हाईकोर्ट के अंदर। पुदुचेरी आता है मद्रास हाईकोर्ट के अंदर। मद्रास हाईकोर्ट के अंदर पुदुचेरी और तमिलनाडु, ये 2 आते हैं। तो ये केंद्र शासित प्रदेशों का भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन से हाईकोर्ट के अंदर आते हैं। अंडमान निकोबार कलकत्ता हाईकोर्ट, और दिल्ली का खुद का हाईकोर्ट है, जम्मू कश्मीर का खुद का हाईकोर्ट है, चंडीगढ़ पंजाब हाईकोर्ट, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट। क्वेश्चन 174, हु इज होल्डिंग द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अभी कौन है अभी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन भी हैं राज्यसभा के, वो हैं वेंकैया नायडू। पूरा नाम है मुप्पावरप्पू वेंकैया नायडू। क्वेश्चन 175, हु इज द प्रेजेंट लीडर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। सारे के सारे मिनिस्टर की जो काउंसिल है उनका लीडर कौन है, प्रधानमंत्री होता है उनका लीडर, श्री नरेंद्र मोदी। सारे मिनिस्टर्स का, सारे मंत्रियों का प्रधानमंत्री। 176, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। कौन सी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है, दिल्ली, और जम्मू कश्मीर भी है एक। 177, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, किस स्टेट को, किस राज्य की सीटें राज्यसभा में कितनी कितनी होंगी, ये कौन से शेड्यूल में मेंशन है, ये है 4थे शेड्यूल में, शेड्यूल 4। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, 4th शेड्यूल, याद रखना। 4th शेड्यूल में क्या है, एक ही चीज है, राज्यसभा की सीट्स, किस स्टेट को कितनी कितनी सीट्स अलोकेट की गई हैं, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, 4th शेड्यूल। 178, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिट्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 5 प्रकार के रिटें हैं, और ये रिट कौन जारी करता है, ये रिट जारी करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, दोनों के दोनों। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट रिट जारी करता है। 179, हु इज या वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश का पूछा है, बांग्लादेश का सबसे लंबी अवधि का प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। शेख हसीना सबसे लंबी अवधि के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं बांग्लादेश की। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है, बांग्लादेश जब आजाद हुआ था पाकिस्तान से 1971 में, उस समय बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे, वो बने थे शेख मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान। 180,
व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट रिक्वायर्ड टू बिकम ए मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स? काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज लिमिट है 30, लोकसभा के लिए, हाउस ऑफ पीपल के लिए है 25, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए है 35 और पंचायत इलेक्शंस के लिए है 21। शादी के लिए है लड़कों का 21, लड़कियों की 18 और लड़कियों की बढ़ा के 21 की बात चल रही है। क्वेश्चन 181, which schedule of Indian Constitution deals with disqualification of elected members on grounds of defection? defection यानी दल बदल के ऊपर बेस के ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन करने का किस शेड्यूल में मेंशन किया गया है? वो है 10th शेड्यूल। हमने बार बार देखा है 10th शेड्यूल 52वां संविधान संशोधन था 1985 में, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। उस समय राजीव गांधी की गवर्नमेंट थी। 182, आर्टिकल डैश ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड स्पेशल राइट्स एंड प्रिविलेजेस टू परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के लिए दो आर्टिकल थे भाई, 135A 35A 35A और एक 370, ये दोनों के दोनों क्वैश कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं। 183, वेयर इज IATA हेडक्वार्टर लोकेटेड? IATA का हेडक्वार्टर कहां पर है? यह है मॉन्टेरियल कनाडा में, मॉन्टेरियल कनाडा में। और IATA का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। 184, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स इसरो वाज फाउंड? इसरो की स्थापना कब की गई थी? हमने बार बार देख लिया है, 15 अगस्त 1969 में इसरो की स्थापना की गई थी। पहले इसके चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, अभी चेयरमैन है एस सोमनाथ, जिन्होंने के सिवान को रिप्लेस किया है। 185, द टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड। सेशंस 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, बजट सेशन, विंटर सेशन और एक कौन सा है वो बारिश वाला, मॉनसून सेशन। इन 3 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है? मैक्सिमम गैप होता है 6 महीने, 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट शुड नॉट एक्सीड 6 मंथ्स। पहले बुला सकते हो लेकिन 6 महीने से ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। 186, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, जहां पर IPS की ट्रेनिंग होती है, वो कहां पर है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, यह है हैदराबाद में, हैदराबाद। और लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, लाल बहादुर शास्त्री वाली है मसूरी में, जहां पे IAS की ट्रेनिंग होती है। 187, हु इज द स्पीकर ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का स्पीकर कौन है? एक्स ऑफिशियो वाइस प्रेसिडेंट होता है। हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस को कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। हमने थोड़ी देर पहले देखा था। अगर हाई कोर्ट के जजेस की बात करें या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करें, इन दोनों को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, ठीक है। 189, वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ नेशनल सेफ्टी काउंसिल? नेशनल सेफ्टी काउंसिल का हेडक्वार्टर है मुंबई में। 190, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू? प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसे देता है? बार बार हमने देखा है वाइस प्रेसिडेंट को। वाइस प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन देता है प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के चीफ जस्टिस, और उनको ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाता है प्रेसिडेंट। 191, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड ऑन? सुप्रीम कोर्ट के जजेस का सैलरी और अलाउंसेज कहां से लिए जाते हैं? वो लिए जाते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 192, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड विद अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर? गवर्नर से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टिकल 155, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। गवर्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होना चाहिए? और एक गवर्नर की पोस्ट की बात करें, गवर्नर की पोस्ट है 154, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है 155। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट नहीं किया जाता? देखते हैं। गवर्नर ऑफ स्टेट बिल्कुल किया जाता है। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल किया जाता है। चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ हाई कोर्ट बिल्कुल किए जाते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट नहीं किया जाता, इनका इलेक्शन होता है। इनको इलेक्ट कौन करता है? इनको इलेक्ट करते हैं एमपीज इलेक्ट करते हैं, इसलिए इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता। तो राइट आंसर होगा वाइस प्रेसिडेंट, डी। 194, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IMF? IMF इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
1945 में इसकी स्थापना हुई थी। एक है वर्ल्ड बैंक, एक है आईएमएफ। आईएमएफ देता है कंट्रीज को लोन जब कंट्रीज की आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, जब उनके ऊपर रिसेशन आ जाता है। आईएमएफ से लोन हमने 1990s में लिया था, जब हमारी बुरी तरह इकोनॉमी डाउन आ गई थी। और वर्ल्ड बैंक रेगुलरली डेवलपमेंट से रिलेटेड काम हो तो उनके लिए वर्ल्ड बैंक लोन देता रहता है बीच बीच में। 195 द राइट टू एजुकेशन वाज एडेड टू द फंडामेंटल राइट्स। राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स यानी 21A में जोड़ा गया था। कब? थ्रू कौन सा आर्टिकल? हमने देखा 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बार बार आता रहता है सामने। 196 द मिनिमम एज ऑफ बीइंग इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा, फिर से आ गया 25 साल। मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू बिकम प्रेसिडेंट 35 साल। What does the abbreviation of UNFCCC stand for? UNFCCC का फुल फॉर्म होगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 199 Who decides the dispute regarding the election of president and vice president? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट आ जाता है तो इसके ऊपर निर्णय कौन देगा? वो देगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन तो खुद इलेक्शन करवा ही रहा है, उसके ऊपर तो डिस्प्यूट आएगा, बल्कि हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली का मतलब नहीं है, क्योंकि दिल्ली का तो पार्लियामेंट का भी मतलब नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 200 द ऑफिस ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे। वेस्ट सेंट्रल रेलवे का ऑफिस है जबलपुर में। बाकी भी जितने जोन्स हैं उन सबके हेडक्वार्टर्स आपको पता होने चाहिए, ल्यूसेंट में आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन 201 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ऑल्टर द नंबर ऑफ जजेस। सुप्रीम कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस को कौन ऑल्टर कर सकता है, कौन चेंज कर सकता है? वो अधिकार है पार्लियामेंट के पास, पार्लियामेंट बाय लॉ। और पार्लियामेंट ने फिलहाल कितनी इनकी संख्या निर्धारित की हुई है? 1+30। 1+30 यानी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे और 30 जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट में। अभी 31 स्ट्रेंथ है, 1+30। और जब 28 जनवरी 1950 में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, तब इसकी संख्या थी 1+7। 1+7 एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे और 7 अन्य जज थे। ये धीरे धीरे बढ़ के 1+30 हो गया है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी उतने ज्यादा जजेस की हमें जरूरत पड़ती रहती है। क्वेश्चन 202 विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट द पंचायती राज सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायती राज सिस्टम के लिए, 74th अमेंडमेंट एक्ट म्युनिसिपैलिटीज के लिए हमने देख लिया है। 203 हु इज रिगार्डेड एज कस्टोडियन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी सवाल हमने देखा है। भारतीय संविधान का कस्टोडियन यानी रक्षक किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। 204 व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। 6 महीने, 3 सेशन होते हैं, उनके बीच में मैक्सिमम गैप होना चाहिए 6 महीने। 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डायरेक्टेड टू एस्टैब्लिश यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमने देखा आर्टिकल 44। आर्टिकल 44 हु इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 207 विच ग्रुप ऑफ फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक चलते हैं। 36 से 51 तक चलते हैं। 12 से लेके 35 तक है फंडामेंटल राइट्स, 36 से लेके 51 तक है डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। और 51A में आ जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज जो कि है 11। 208 इन पार्लियामेंट हु टेक्स द फाइनल डिसीजन ऑन वेदर ए बिल इज मनी बिल और नॉट। कोई भी बिल इंट्रोड्यूस हुआ है वो मनी बिल है या नहीं, इसको डिसाइड करने की फाइनल अथॉरिटी है स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर के पास फाइनल अथॉरिटी है, कोई भी बिल है वो मनी बिल है कि नहीं। मनी बिल होता है तो लोकसभा के पास ज्यादा पावर होती है, राज्यसभा के पास कम पावर होती है। इसलिए स्पीकर के पास ये पूरी पावर है कि कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं डिसाइड करे। जो आधार बिल आया था, आधार बिल को मनी बिल बोल दिया था सुप्रीम स्पीकर ने, इसलिए वो थोड़ा सा डिबेट्स में भी आया था कि आधार बिल कैसे मनी बिल हो सकता है, पर वो मनी बिल बोल दिया था, बोल दिया। 209 इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट व्हाट इज जीरो आवर। जीरो आवर किसे कहते हैं? पार्लियामेंट में जीरो आवर किसे कहते हैं? पार्लियामेंट जब भी शुरू होगी पहला घंटा होता है क्वेश्चन आवर।
क्वेश्चन आवर। 11 बजे पार्लियामेंट शुरू होती है, 11 से 12 होगा क्वेश्चन आवर, यानी उसमें क्वेश्चंस पूछते हैं। स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टार क्वेश्चन होते हैं, उसमें वर्बल आंसर दिए जाते हैं। नॉन अनस्टार्ड क्वेश्चन में लिखित में आंसर दिए जाते हैं। जब क्वेश्चन आवर खत्म हो जाता है तो उसके तुरंत बाद आता है जीरो आवर। बेसिकली क्वेश्चन आवर और एजेंडा ऑफ डे के बीच का जो रिसेस टाइम होता है, एक तरह से बीच का टाइम है, उसमें उसको जीरो आवर बोला जाता है। तो इट इज अ टाइम इमीडिएटली आफ्टर क्वेश्चन आवर। जीरो आवर शुरू होगा 12 बजे से, 12 से 1 चलता है दिन में, दोपहर में, और क्वेश्चन आवर होगा 11 से 12। 210 टू हुम प्रेसिडेंट हैज टू सबमिट हिज रेजिग्नेशन। बहुत बार पिट चुका है ये सवाल। वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देता है। 211 हाउ मेनी सेशंस ऑफ लोकसभा आर नॉर्मली हेल्ड इन ए ईयर। 3 सेशन होते हैं लोकसभा के, 3 सेशन है ना। एक होता है बजट सेशन, एक होता है मॉनसून सेशन, और एक होता है विंटर सेशन। इन तीनों के बीच में गैप मैक्सिमम होना चाहिए 6 महीने। वेयर इज ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी लोकेटेड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है पुणे में, पुणे। 213 हु प्रिजाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेके असहमति हो जाए, या फिर राष्ट्रपति जब पहली बार लोकसभा राज्यसभा बुलाता है तो एक साथ जब बुलाए जाते हैं, तो उस समय लोकसभा और राज्यसभा एक साथ बैठते हैं, तो उसमें उसको चेयर कौन करता है, उसको प्रिजाइड कौन करता है, कौन सेंटर में चेयर पे बैठता है, वो बैठता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। और अगर ये एब्सेंट हो तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा नहीं होगा, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर होगा, ये एब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर होगा, और ये भी एब्सेंट है तो चेयरमैन फिर भी नहीं होगा, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा आ जाएगा इसके बाद। तीसरे नंबर पे डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, चेयरमैन नहीं आएगा, क्योंकि चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट दोनों को ज्वाइंट सिटिंग में नहीं बैठता। और ज्वाइंट सिटिंग का जो प्रावधान है वो किस स्टेट से, किस कंट्री से लिया है हमने ज्वाइंट सिटिंग का, वो लिया है ऑस्ट्रेलिया से, और इसका आर्टिकल है 108, आर्टिकल 108 ज्वाइंट सिटिंग से रिलेटेड है। 214 व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नीति। नीति आयोग में नीति का फुल फॉर्म क्या है। नीति का है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इसके वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और इसके सीईओ हैं अमिताभ कांत IAS। क्वेश्चन 215 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड इन डैश ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं। व्हाट शुड बी मिनिमम एज टू बिकम मेंबर ऑफ लोकसभा। बहुत बार पढ़ चुके हैं, 25 साल, मिनिमम एज 25 साल। व्हाट इज द टर्म फॉर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत में किसी का इलेक्शन हो जाता है तो उसका टर्म कितना होता है, उसका टर्म होता है 5 साल। पंच या सरपंच 5 साल के लिए रहते हैं। 218 द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। 219 द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। मुख्य चुनाव आयुक्त का टेन्योर होता है 6 साल या 65 साल। 6 साल टेन्योर या फिर 65 ईयर्स के वो ना हो जाए, इनमें से जो भी चीज पहले आ जाए, विच एवर इज अर्लियर। हु इज द चेयरमैन ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का चेयरमैन होता है प्राइम मिनिस्टर, ऑलवेज द प्राइम मिनिस्टर। आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39A इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड किसके अंतर्गत आता है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डेफिनेटली डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आएगा, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले देखे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, ये इसी के बीच में पड़ रहा है। क्वेश्चन 222 हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। 12 मेंबर राज्यसभा में नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, और 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं लोकसभा में। 223 विच आर्टिकल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का आर्टिकल है 324। 124 है सुप्रीम कोर्ट, 214 है हाई कोर्ट। अब तक आपको याद हो गए होंगे, बहुत बार रिपीट हो गए हैं। 224 इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर मेंशन्ड। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है पार्ट 4 में, फिर से रिपीट हो गया। फंडामेंटल ड्यूटीज है पार्ट 3 में। 225 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इज कवर्ड अंडर
एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, बैन ऑफ स्लॉटर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स, बैन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। ऑल सिटीजन्स हैव राइट टू गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर लाइवलीहुड, सही बात है। फ्री एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, ये भी सही बात है। यानी तीनों के तीनों, ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। आपको याद भी होने चाहिए सारे के सारे, 37 से लेकर 51 तक आप याद कीजिए। 226 द हेडक्वार्टर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और बहुत बड़ा हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। 226 हो गया। 227 आइडियाज ऑफ वेलफेयर स्टेट्स आर कंटेन्ड इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, केंद्र के नीति निर्देशक तत्वों में वेलफेयर स्टेट्स के आइडियाज हैं। 228 इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वांट्स टू रिजाइन, कहां देगा रेजिग्नेशन? देगा वाइस प्रेसिडेंट के पास, वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन सबमिट करेंगे प्रेसिडेंट। 29 इफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वुड हैव बीन नॉट बीन एनफोर्स्ड बाय द गवर्नमेंट देन वेयर कैन द सिटीजंस गो, अगर गवर्नमेंट इनको प्रोवाइड नहीं कराती है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, तो सिटीजन्स कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी लीगली बाइंडिंग नहीं है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कैपेसिटी कैसी है, उसकी इच्छा शक्ति कैसी है, वो उस हिसाब से इंप्लीमेंट कर सकता है। जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को आज तक इंप्लीमेंट नहीं किया गया 240 आर्टिकल 44, और पंचायती राज आर्टिकल 40 को 1992 में जाके इंप्लीमेंट किया था, जब सरकार को लगा कि हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं तब कर दिया। ऐसे ही राइट टू एजुकेशन 2002 में जाके इंप्लीमेंट किया है इन्होंने। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी सरकार के पास जितना धन होगा उसके हिसाब से, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कर सकती है। इसके लिए सिटीजन्स कहीं नहीं जा सकते, नन ऑफ दीज, ना सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ना हाई कोर्ट जा सकते हैं, ना ह्यूमन राइट्स कमीशन जा सकते हैं। ये है कि अगर आपको सरकार का काम पसंद नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट टाइम वोट करते समय थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। क्वेश्चन 230 द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर एक्सप्लेन्ड अंडर आर्टिकल्स 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में डीपीएसपी है। 231 व्हाट इज द मिनिमम एज टू कंटेस्ट एन इलेक्शन फॉर लोअर हाउस, लोअर हाउस के लिए 25 साल, अपर हाउस के लिए 30 साल, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 साल, पंचायत के लिए 21 साल। क्वेश्चन 232 द टेन्योर ऑफ कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, टेन्योर सेम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वाला, 6 साल या 65 साल ऑफ एज, वट एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। क्वेश्चन 233 व्हेन वाज एससीओ एस्टैब्लिश्ड, एससीओ की स्थापना कब हुई थी? संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 2001 में। 2001 में 2017 में इसमें 2 कंट्रीज शामिल हुए थे, एक इंडिया एक पाकिस्तान। फिलहाल इन दोनों को मिलाने के बाद हो गए हैं 8 कंट्री, 8 कंट्री। एससीओ में 8 कंट्री हैं। 2001 में इसकी स्थापना हुई थी, 2017 में भारत और पाकिस्तान ने इसमें ज्वाइन किया था। अभी फिलहाल है 8 कंट्री। 8 कंट्रीज की ट्रिक है ताऊ, TAU, ताऊ ने का की, ताऊ ने काकी की पिकली, ताऊ ने काकी की पिकली, तो क्या होगा? ताई काकी रूस की। ये हो गया 8 कंट्री। ता से बन गया ताजिकिस्तान, यू से बन गया उज्बेकिस्तान, का से बन गया कजाकिस्तान, की से बन गया किर्गिस्तान, पी से बन गया पाकिस्तान, आई से बन गया इंडिया, सी से बन गया चाइना, और रूस से बन गया रूस, रसिया। TAU, TA ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, रसिया। ये 8 कंट्री आते हैं SCO में, संघाई कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड, क्वेश्चन 234 आर्टिकल 40 द फॉर्मेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये तो मिसमैच नहीं है, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी मिसमैच नहीं है। आर्टिकल 41 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एनिमल हस्बेंड्री, ये गलत है, मिसमैच है भाई, 48 आएगा, आर्टिकल 48 आएगा। आर्टिकल 39A गुड जस्टिस एंड फ्री लीगल एजुकेशन, फ्री लीगल एड आएगा, ठीक है, ये भी ठीक है। तो आर्टिकल 48 41 वाला गलत है, सी गलत हो गया। और आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 235 लेवल 1 पॉलिटिकल साइंस का लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डेफिनेशन ऑफ मनी बिल इज गिवन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट डाला इन्होंने। आर्टिकल 110, आर्टिकल 110 मनी बिल से रिलेटेड है। कोई बिल मनी बिल है या नहीं है ये डिसाइड करने का अधिकार है
स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा अध्यक्ष का ये अधिकार है कोई भी बिल, मनी बिल है या नहीं या ऑर्डिनरी बिल है, ये डिसाइड करना। तो ये 235 क्वेश्चन हो गए हैं लेवल 1 के। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लेवल 2 और तीसरी वीडियो में लेवल 3। इन तीनों लेवल्स होने के बाद 500 550 क्वेश्चंस हो जाएंगे। और इसमें क्वेश्चंस में भी काफी क्वेश्चंस कराए हैं मैंने, तो अप्रोक्सीमेटली आपके 1000 क्वेश्चंस के आसपास हो रहे हैं तैयार। और पॉलिटी इससे बाहर नहीं आने वाली, आपके लगभग कोई एग्जाम लगा लो, क्योंकि इससे बाहर ये इसमें सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दिए गए हैं और साथ ही साथ मैंने भी इसमें कुछ क्वेश्चंस और भी बीच में आपको बताए हैं। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड रिवाइज करो, इनके नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट।